नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा सिन्हा। हम डिस्कस करेंगे नेपाल की आर्थिक स्थिति के बारे में। नेपाल की आर्थिक स्थिति काफ़ी गहराती जा रही है। नेपाल में बहुत सी चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं उस पर बैन लग चुका है। नेपाल के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है? क्या होती है लिक्विडिटी क्राइसिस? ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। नेपाल के सेंट्रल बैंक, जैसे नेपाल राष्ट्रीय बैंक कहते हैं, वहाँ के गवर्नर और करंट फाइनेंस मिनिस्टर के बीच काफ़ी मतभेद हुआ। ये दूसरी बार हो रहा है कि सिटिंग गवर्नर को उसके पद से 5 साल के पहले हटाया जा रहा है। महाप्रसाद अधिकारी नेपाल के 17th गवर्नर थे, जो कि 6 अप्रैल 2020 को गवर्नर बने। और ये गवर्नर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली के कार्यकाल के समय बने थे। इन पे आरोप लगाया जा रहा था कि आपने इकोनॉमी को नहीं सुधारा, फॉरेन रिजर्व को नहीं सुधारा, और इसके चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, किसी भी देश में अगर इंपोर्ट पे बैन लगता है, इसका मतलब है कि वहाँ का जो फॉरेन रिज़र्व है बहुत कम बचा है। वहाँ पर लिक्विडिटी क्राइसिस हो रही है। होता क्या है कि कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर की आवश्यकता होती है। अब नेपाल में तो डॉलर बचा ही नहीं है, तो लिक्विडिटी क्राइसिस होना तो है ही। नेपाल ने बहुत सी चीज़ों के इंपोर्ट पर बैन लगाया है, जैसे कि व्हीकल, मोपेड्स, बाइसिकल, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, स्पेयर पार्ट्स, गोल्ड, रेडीमेड गारमेंट, राइस, सिल्वर, डेकोरेशन मटेरियल, चिमनी, यूटेंसिल, सीमेंट, परफ्यूम्स, मेकअप, शैम्पू, वुड, चारकोल, विविंग क्लोथ्स, वॉकिंग स्टिक्स, टोबैको। इसका सबसे बड़ा कारण है फॉरेन रिजर्व्स का लगातार नीचे गिरना। फॉरेन रिजर्व 17% नीचे गिर चुका है। इस साल ये 11.75 बिलियन डॉलर था, जो घटकर 9.75 बिलियन डॉलर हो गया है। नेपाल की सेंट्रल बैंक ने मिनिमम टारगेट बना के रखा है कि हमारे पास 7 मंथ का फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। मतलब कि हमारे देश में अगर 7 मंथ तक कोई भी डॉलर नहीं आता है, फिर भी नेपाल को ऐसी स्थिति बना के रखना चाहिए कि वो 7 मंथ तक का इंपोर्ट कर सके। लेकिन नेपाल का फॉरेन रिजर्व इस लिमिट के भी नीचे आ चुका है। इन सभी कारणों से लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिल रही है। इस प्रकार देखते हुए हम कह सकते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए फॉरेन रिजर्व का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देने के लिए पैसा ही नहीं है। नेपाल में बैंक डिपॉज़िट करने पर लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा दे रही है, क्योंकि ऐसे करने से क्या, लोग अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मनी डिपॉज़िट करेंगे। इसके पीछे बैंक का ज़्यादा इंटरेस्ट देने का ये कारण है। और लेकिन ये जाहिर है कि अगर इंटरेस्ट बैंक ज़्यादा देगी तो लोन पे भी इंटरेस्ट ज़्यादा लेगी, और जो लोन पे इंटरेस्ट 14-15% तक बैंक ले रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि लोग बैंक से लोन 15% पे भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक नहीं दे पा रही है। वजह, बैंक के पास पैसे नहीं है। 28 अप्रैल से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल देना बंद कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जैसे नेपाल जैसे देश में खाने के लिए पाम ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अब इस पर इंडोनेशिया तेल नहीं भेज रहा है, तो उससे नेपाल में क्या हो गया कि फूड प्रोडक्ट के जो दाम थे बढ़ते जा रहे थे। और कोरोना भी इस आर्थिक व्यवस्था जो बिगड़ने लगी है उसमें उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। देखेंगे रेमिटेंस का क्या रोल है नेपाल की इकोनॉमिक क्राइसिस में। देखिए, नेपाल क्या है, 30% रेमिटेंस पे बेस्ड है। रेमिटेंस का मतलब है कि जब कंट्री से बाहर लोग
फॉरेन अब्रॉड जाते हैं, वहाँ से पैसा कमा के कंट्री में भेजते हैं डॉलर के रूप में, फॉरेन करेंसी के रूप में, तो जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है, देश की आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होती है। हुआ क्या कि कोरोना पेंडेमिक के कारण लोगों की जॉब छूट गई। अब जब जॉब छूट गई तो वो पैसा कहाँ से देश में, नेपाल में भेजेंगे। तो इससे भी देश की, नेपाल की इकोनॉमिक जो कंडीशन थी उसकी हालत बहुत बुरी होती गई। और कोई भी देश अगर 30% इस रेमिटेंस पे बेस्ड रहेगा तो ये हालत तो होनी ही है। ये भी हो सकता है कि मान लो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उस पे प्रॉब्लम आ जाए। अभी देखिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। अब वहाँ पर जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ जो नेपाल के लोग वहाँ पर सर्विस कर रहे होंगे, उनकी सर्विस छूट गई होगी, वो जॉबलेस हो गए होंगे। तो ये सब कारणों से भी वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम 7 मंथ का जो आंकड़ा देखते हैं ना, तो पता चलता है कि जो रेमिटेंस का 5% नीचे की ओर गिर गया है, क्योंकि डॉलर आ ही नहीं रहा है। टूरिज़्म अपनी कंट्री में फॉरेन रिजर्व में 5% का कंट्रीब्यूशन करता है। कोरोना पेंडेमिक और रूस और यूक्रेन की लड़ाई के कारण टूरिस्ट का आना बंद सा हो गया है, जिससे कि नेपाल की आर्थिक व्यवस्था में, आर्थिक स्थिति में भी असर पड़ा है। नेपाल इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है। 2021 में नेपाल ने एक्सपोर्ट से 8.6% इम्पोर्ट ज़्यादा करा, और यही रेशो 2022 में 11.6% तक चला गया। किसी भी देश के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये सब के चलते भी इकोनॉमिक क्राइसिस नेपाल में बढ़ती गई। नेपाल में करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। काठमांडू में प्रॉपर्टी रेट का ज़्यादा होने का कारण बैंक को माना जा रहा है। नेपाल में ऐसा बोला जाता है कि वहाँ अनरेगुलेटेड प्रॉपर्टी लोन दिया जाता है। फरवरी 2022 तक $516 बिलियन लोन दिए गए हैं, जिसमें 16% ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन यूज़ होते हैं। इसके बावजूद भी वहाँ की जो सरकार है कुछ नहीं कर रही है। उसका कारण है कि बैंक गवर्नर और मिनिस्टर की प्रॉपर्टी भी बैंक लिमिट से ज़्यादा है। ये सब देखते हुए तो लगता है कि नेपाल भी श्रीलंका बनने की राह पर चल रहा है। नेपाल को क्राइसिस से बचाने के लिए नेपाली गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि कुछ चीज़ों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है, और ये टेम्परेरी बैन है। 26 अप्रैल से स्टार्ट होकर ये मिड जुलाई 2022 तक रहेगा। पेट्रोल को बचाने के लिए वीक में 2 डेज़ का पब्लिक हॉलीडे अनाउंस करा गया है। ऑफिस टाइमिंग 9:30 to 5:30 PM रखा गया है, जिससे कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक यूज़ करें। नेपाल की वल्नरेबल सिचुएशन का फ़ायदा एक देश उठा रहा है। उस देश का नाम है चीन। ये क्या कर रहा है, यूएस और नेपाल के टाइज़ को तोड़ रहा है और ख़ुद नेपाल के साथ टाइज़ बना रहा है। यूएस और नेपाल के बीच एक एमसीसी एग्रीमेंट हुआ था। ये वो एग्रीमेंट है जिसमें नेपाल डेवलपमेंटल एड यूएस पर डिपेंड हो चुका है। यूएस ने जब देखा कि नेपाल जो चीन की ओर बढ़ रहा है, तो उसने नेपाल को वार्न किया कि वो एग्रीमेंट को रिव्यू करेगा। नेपाल को क्या करना चाहिए कि चीन से दोस्ती कम कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25 मार्च to 27 मार्च चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी ये काठमांडू नेपाल गए, वहाँ पर 10 एग्रीमेंट को साइन करे। तो ये इशारा करते हैं चीन नेपाल टाइज की। ट्रेड डिपेंडेंसी भी नेपाल की चीन की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। डेब्ट ट्रैप 2019-20 में नेपाल का आउटस्टैंडिंग डेब्ट 1.41 ट्रिलियन था। उस डेब्ट में एक नाम था चाइना का। ये सारी चीज़ें इशारा करती है कि जिस तरह श्रीलंका और पाकिस्तान को चीन ने
चीन ने अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाया है, क्या नेपाल भी उसी राह पर है? चीन अपने शिकंजे कसता चला जा रहा है नेपाल पर। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट्स लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।